वेलकम टू यूपीएससी वाला। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आज आपसे पीएसआईआर के पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं जो न केवल ऑप्शनल के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि वो जनरल स्टडीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में, जिसमें पीएसआईआर है क्या और इसका महत्व क्या है, बहुत संक्षेप में हमने समझने की कोशिश की थी। उसमें हमने बताया था कि पीएसआईआर पढ़ने से जनरल स्टडीज़ का सेकंड पेपर जो मेन एग्जामिनेशन का है उसमें पॉलिटी और आईआर में पूरी हेल्प मिलती है। तो आज पॉलिटी का एक ऐसा ही टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं जो पीएसआईआर और पॉलिटी दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस है, जो दोनों के लिए समान महत्व रखता है। इसका अर्थ ये है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पीएसआईआर ऑप्शनल में भी पूछे गए हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में भी पूछे जाते रहे हैं। तो देखो, वो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जहां पर ये दोनों बिंदु आकर कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं। लेकिन हम एक टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा के केंद्र में भी रहा, और वो है राष्ट्रपति। जब हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन किया जाने लगा तो न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाने लगे भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कि क्या वो रबर स्टैंप है या भारत का राष्ट्रपति। कुछ पेपर्स ने तो लिख ही दिया कि है, रबर स्टैंप है। तो फिलहाल हम लोग इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनल नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन जिन बातों को एक्सप्लेन करता है, जो लिबर्टी देता है, जिस दायरे में देता है, उसी दायरे में रहकर कोई भी अथॉरिटी वर्क कर सकती है। बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन सारी बातों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो कंटेम्प्रेरी मुद्दा रहा है उससे जोड़ करके हम लोग चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन देखो पीएसआईआर में भी आता है और इंडियन पॉलिटी में भी आता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 2021 के मेन एग्जामिनेशन में पीएसआईआर में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर अल्पमत की सरकार है या गठबंधन की सरकार है तो भारत के राष्ट्रपति की भूमिका बदल जाती है, क्या होती है ऐसे संदर्भ में। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन न केवल पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पूछे जा रहे हैं बल्कि जनरल स्टडीज़ में भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम पीएसआईआर तैयार कर रहे हैं तो हमारा जनरल स्टडी तैयार हो रहा है, और अगर हम जनरल स्टडी इंडियन पॉलिटी तैयार कर रहे हैं तो हमारा पीएसआईआर तैयार हो रहा है ना। आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग इसी बात को ध्यान में रख करके यहाँ पर एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे टॉपिक की विस्तार से चर्चा समय समय पर करते रहेंगे। थॉट और थ्योरीज की भी चर्चा करेंगे, उस पर भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उस पर भी अलग अलग वीडियो अपलोड किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी चर्चा एक ऐसे विषय की करते हैं जो ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए हेल्पफुल है और कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, यानी चर्चा के केंद्र में भी रहा है। और वो टॉपिक है हमारा कि क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, क्या उसे रबर की मुहर मानी जाए, क्या उसे रबर स्टैंप माना जाए, जो चाहे जैसा चाहे उपयोग कर ले और उसका अपना कोई विवेक है ही नहीं, या वो अपनी तरफ से कोई भूमिका निभा ही नहीं सकता, एक रबर स्टैंप की तरीके से है। तो चलो हम लोग इस बात की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक हमारा रहेगा, क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है? क्या भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रबर स्टैंप है? तो इसी बात की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है। तो देखो, इस बात को समझने के पहले हम लोग बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को हम रबर स्टैंप है या नहीं, इस बात का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान लिखा गया है, हमें यह जानना होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में क्या डिबेट की गई, उसकी जिस्ट, उसकी समरी हमें समझनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है, इसके बारे में हमें जानना होगा। और इन प्रैक्टिस, व्यवहार में राष्ट्रपति किस तरीके से भूमिका निभा रहा है, और क्या
राष्ट्रपति के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर रोल हो सकता है, इन सारे संदर्भों में हम लोग चर्चा करते हुए ये निष्कर्ष प्रतिपादित करेंगे कि क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है। क्योंकि अगर हम भारत के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करें, अगर भारत के राष्ट्रपति को ब्रिटिश ताज से तुलना करें, तो इन तीनों स्थितियों में अंतर है। हालांकि भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश ताज के समतुल्य बनाने का प्रयास किया गया है, ब्रिटिश क्राउन के इक्विवेलेंट बनाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन फिर भी भिन्नता है, अंतर है। यह ब्रिटिश क्राउन की तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे और बहुत सारे जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय भी लेंगे। उन्होंने क्या कहा है, जैसे MP जैन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उन्होंने अपनी बुक लिखी और उन्होंने उस बुक में लिखा कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए, सरकार के लिए एक फ्रेंड, एक गाइड, एक फिलॉसफर के रूप में भूमिका निभा सकता है और उसे ऐसी भूमिका निभानी चाहिए। यानी भारत के राष्ट्रपति को सरकार के अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में रोल प्ले करना चाहिए और इस रूप में वो रोल प्ले कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वह सरकार के अभिभावक या संरक्षक, गार्जियन, दादा दादी की तरीके से रोल प्ले करे। जैसे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसी तरीके से भारत का राष्ट्रपति रोल प्ले कर सकता है। तो क्या है ये सारे एस्पेक्ट, क्या है ये सारे पहलू, चलो चर्चा करना शुरू करते हैं। हम लोग जब जनरल स्टडीज़ में पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम लोग ये चर्चा करते हैं, जब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं वहाँ भी ये सारी चर्चा होती है। पॉलिटिकल साइंस में हम इसे और थोड़ा सा डेप्थ दे देते हैं। तो चलो चर्चा की शुरुआत करते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है, उस भारत के राष्ट्रपति के लिए संविधान में प्रावधान क्या है, संविधान सभा में क्या डिबेट की गई और न्यायालय के जजमेंट क्या है। पहले चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले संविधान का प्रावधान क्या क्या है और फिर संविधान सभा की डिबेट क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है अलग अलग मामलों में। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या करेगा भारत का राष्ट्रपति? आर्टिकल 53 क्लॉज 1 ये कहता है, आर्टिकल 53 क्लॉज 1 ये कहता है कि वह संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा, यानी भारत की कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, लेकिन संविधान के अनुसार करेगा। आर्टिकल 53 क्लॉज 1 ये कहता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग। अब कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, पहले ये समझो। कार्यपालिका शक्ति का मतलब है सरकार चलाने की शक्ति, कि सरकार कैसे चलाई जाती है। तो सरकार कैसे चलाई जाती है? निर्णय लिए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, आदेश निर्देश दिए जाते हैं और इस तरीके से सरकारें चलती हैं, काम करती हैं। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये दो इकाइयां हैं। प्रधानमंत्री वास्तव में निर्णय लेता है और राष्ट्रपति वास्तव में निर्णय नहीं लेता। राष्ट्रपति बस प्रधानमंत्री जो सलाह दे देता है उसी के आधार पर कार्य करता है। तो अब इस बात को कैसे समझते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 कहता है कि 53 क्लॉज 1 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? ये कार्यपालिका का प्रधान होगा, संघ की कार्यपालिका, यूनियन की जो कार्यपालिका है, यानी भारत सरकार की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का मतलब भारत सरकार की कार्यपालिका का प्रधान होगा और प्रधान होने के नाते यह अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं निभाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निभाएगा, लेकिन संविधान के अनुसार निभाएगा। अब कौन होंगे अधीनस्थ अधिकारी? ये बात आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है।
आर्टिकल 74 क्लॉज 1, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत विस्तार से इन सारी बातों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। उस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। ये बात आर्टिकल 74(1) में कहता है। तो 74(1) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद बनाई गई है और उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। देखो, जैसे हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान राष्ट्रपति हैं और मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नाम नहीं लिखते हम लोग आंसर राइटिंग में, लेकिन समझाने के लिए हम ये बात आपको बता रहे हैं। तो जहाँ बहुत आवश्यक होता है वही नाम लिख सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका शक्ति का मुखिया तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, वो प्रधानमंत्री के सलाह से ही काम करेगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि प्रधानमंत्री जो सलाह देगा, जो एडवाइस देगा, क्या वो एडवाइस राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानी जाएगी? तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषा प्रयोग की गई थी, उस भाषा से ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय माननी ही पड़ेगी, प्रधानमंत्री की बात माननी ही पड़ेगी, सलाह माननी ही पड़ेगी, ये क्लैरिटी नहीं थी। इसलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया और इस संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री की जो सलाह होगी, मंत्रिपरिषद की जो सलाह होगी, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति उसी सलाह से ही कार्य करेगा। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 74 क्लॉज 1 की भाषा में स्पष्टता ला दी गई और स्पष्टता लाते हुए यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति ऐसी दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जो सलाह दे दिया उसी सलाह के आधार पर शैल एक्ट, शैल मतलब बाध्यकारिता होगी, शैल एक्ट। तो अब इसका मतलब यह हो गया कि प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दी गई। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया, जब जनता पार्टी की सरकार आई, उसने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया, जिसका उद्देश्य था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो कठोरता थी उसको कम करना। तो इसमें ये अवसर दे दिया गया राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति को जो सलाह मंत्रिपरिषद देती है, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार हेतु भेजना, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है उस सलाह को। लेकिन पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास कोई सलाह आई और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया। जैसे ये प्रावधान जब जोड़ा गया तो इसका बहुत बाद में जब राष्ट्रपति KR नारायणन थे तो उन्होंने यूज़ किया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई, बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई। तो जब मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। तो एक बार दोबारा विचार करने के लिए, एक बार फिर से विचार करने के लिए राष्ट्रपति उस सलाह को, जो सलाह दी गई है, वापस मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के पास भेज सकता है। लेकिन मान लो अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ने वही सलाह फिर से वापस भेज दी अनअमेंडेड तरीके से, उसमें कोई चेंज नहीं किया, मूल सलाह को ही वापस भेज दिया, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है।
पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। अब इधर लिख देता हूं, उधर जगह नहीं है। लेकिन पुनर्विचार के पश्चात, जब पुनर्विचार हो जाता है, पुनर्विचार के पश्चात सलाह मानने के लिए बाध्य है, चाहे उस सलाह में कोई भी अमेंडमेंट ना किया गया हो, कोई भी संशोधन ना किया गया हो, लेकिन अब वो उस सलाह से ही कार्य करेगा, उस सलाह के विपरीत कार्य नहीं करेगा। अच्छा, मान लो एक दिमाग में सवाल आता होगा कि राष्ट्रपति सलाह न माने तो, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह की उपेक्षा कर दे तो, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह की अवहेलना कर दे तो ऐसी दशा में जहां राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना आवश्यक है, बाध्यकारी है, अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह न माने तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जा सकता है और संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि हमारे देश में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी स्थिति आवे। ये क्या है, ये सारी बातें अगले किसी क्लास में चर्चा होंगी। हमने बताया ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल बी कवर्ड, एक एक छोटे छोटे से पहलू भी कवर्ड होंगे, तो वो अलग अलग लेक्चर में अलग अलग तरीके से कवर होंगे। तो ये देखो, संविधान के ये प्रावधान हैं। अब इन प्रावधानों का अगर कंक्लूजन निकालो, जरा निष्कर्ष निकालो कि इन प्रावधानों का निष्कर्ष क्या है। अगर इन सारे प्रावधानों का हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष कहता है कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं हैं, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान है, कहने के लिए प्रधान है, औपचारिक प्रधान है, वास्तविक शक्तियां इसके पास नहीं हैं। वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, यही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। भारत सरकार की सारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही तो जाती है। कोई मंत्री निर्णय लेगा, माना जाएगा राष्ट्रपति ने लिया है। प्रधानमंत्री निर्णय लेगा, माना जाएगा राष्ट्रपति ने किया है। प्रधानमंत्री विदेशों से संधियां समझौते कर लेते हैं, माना जाएगा राष्ट्रपति ने किया है। कोई भी कार्य, भारत सरकार के सारे कार्य ये माने जाएंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा संपादित किए गए हैं, यद्यपि राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता। जो अधीनस्थ मंत्री हैं राष्ट्रपति के अधीन जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मंत्री, वे सारे कार्य करते हैं, वे सारे निर्णय लेते हैं। वास्तविक शक्तियां उन्हीं के हाथों में निहित होती हैं। लेकिन राष्ट्रपति सेरेमोनियल हेड है, नाम मात्र का प्रधान है, इसलिए सारे कार्य उसके नाम से ही किए हुए कहे जाते हैं, माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं, वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में नहीं होती। तो हमने एक नाम मात्र का राष्ट्रपति बनाया है, एक नॉमिनल हेड बनाया है। दूसरे शब्दों में कहो तो ये राष्ट्र का प्रतीक है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक है, सिंबल ऑफ नेशन है, राष्ट्र का प्रतीक है। राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नेशन है, यह राष्ट्र का प्रतीक है। इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया है, सिंबल ऑफ नेशन है। यह राष्ट्र का मुखिया है, राष्ट्र का अध्यक्ष है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है, सरकार प्रधानमंत्री चलाता है। राष्ट्रपति नेशन का हेड है, लेकिन राष्ट्रपति रूलर नहीं है, राष्ट्रपति शासक नहीं है। वह राष्ट्र का प्रतीक है, वह राष्ट्र का अध्यक्ष है, लेकिन राष्ट्र का शासक नहीं है, शासक नहीं है, रूलर नहीं है। प्रतीक है राष्ट्र का, अध्यक्ष है राष्ट्रपति का। शासक कौन है? प्रधानमंत्री है शासक। रूलर प्रधानमंत्री है, रूलर प्रधानमंत्री है। रूल करने का अधिकार, शासन करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। राष्ट्रपति का पद प्रतीकात्मक है, सिंबल के रूप में है, एक सिंबॉलिक पोस्ट है। इसका निष्कर्ष ये है। लेकिन अभी यही निष्कर्ष पर रुक मत जाना, अभी बहुत कुछ आगे व्याख्या बाकी है। कैसे? देखो, चलो अभी तो हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रावधान के बाद हम लोग संविधान सभा की डिबेट पढ़ते हैं कि संविधान सभा ने क्या कहा था, संविधान सभा का दृष्टिकोण क्या था राष्ट्रपति की पद स्थिति को लेकर के।
तो संविधान सभा का दृष्टिकोण क्या था? संविधान सभा ने राष्ट्रपति की पदस्थिति पर चर्चा की और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में राष्ट्रपति की पद स्थिति पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि हम राष्ट्रपति के पद को ब्रिटिश सम्राट के समतुल्य बनाना चाहते हैं। जैसे ब्रिटेन में ताज है, क्राउन है ना, ब्रिटेन का सम्राट होता है, ब्रिटेन का ताज है, उसी के समतुल्य राष्ट्रपति के पद को बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो ब्रिटेन का ताज है, ब्रिटिश सम्राट है, ब्रिटेन का ताज है, उन्होंने ब्रिटिश किंग शब्द का यूज किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संबोधन में संविधान सभा में ब्रिटिश किंग शब्द का यूज किया है, इसीलिए मैंने उन्हीं के शब्दों को ब्रिटिश सम्राट के रूप में लिख दिया है। तो हम इसे ब्रिटिश ताज भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हीं के शब्दों को लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों को लिखा है। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सम्राट के समतुल्य हम भारत के राष्ट्रपति को बनाना चाहते हैं। और ब्रिटिश सम्राट क्या होता है? वहां पर ब्रिटिश सम्राट सेरेमोनियल हेड है। ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश ताज सेरेमोनियल हेड है, वो सिंबल ऑफ नेशन है। वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, वह सरकार चलाने में दखलंदाजी नहीं करता। इसका अर्थ है कि प्रत्येक दशा में मंत्रिपरिषद की राय से कार्य करता है। प्रत्येक दशा में मंत्रिपरिषद की राय से कार्य करता है ब्रिटेन में सम्राट। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं देना चाहते, हम उसे शासक नहीं बनाना चाहते, हम उसे राष्ट्र का संरक्षक, अभिभावक बनाना चाहते हैं, हम उसे राष्ट्र का प्रतीक बनाना चाहते हैं, राष्ट्र का सिंबल, मुखिया बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार चलाने की शक्ति हम प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं, जैसा कि ब्रिटेन में प्रचलन में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर के इस विचार से सहमत थे और इस प्रकार संविधान सभा में भी यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान होगा, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये संविधान सभा का अप्रोच था। अब देखो, संविधान सभा के इस अप्रोच के बाद राष्ट्रपति की इस पद स्थिति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी वाद आए हैं। तो हमारे उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की पद स्थिति के संदर्भ में क्या विचार प्रतिपादित किए हैं, इसको समझो जरा कि क्या विचार प्रतिपादित किए हैं। देखो, इस मामले में मैं आपको यहाँ पर 3 केसेस बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं राष्ट्रपति की पद स्थिति को समझने के लिए। एक केस है राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य। केस क्या है ये यहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं करेंगे, केस का जजमेंट क्या है इसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, दूसरा केस है। और तीसरा केस है UN राव बनाम इंदिरा गांधी। ये 3 केस हैं, जिन 3 केसेस के आधार पर हम लोग इस बात को स्पष्ट करेंगे। UN राव बनाम इंदिरा गांधी। अब देखो क्या कहते हैं ये तीनों जो केसेस हैं, इन तीनों केसेस से देखो, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, वह औपचारिक प्रधान है, फॉर्मल हेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इन दोनों मामलों में, राम जवाया कपूर के मामले में और शमशेर सिंह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर जजमेंट दे दिया, यह स्पष्ट जजमेंट दे दिया कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। वास्तविक शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति केवल और केवल औपचारिक अध्यक्ष होगा, औपचारिक प्रधान होगा। यानी कहने के लिए, औपचारिक का मतलब होता है, औपचारिक शब्द जहां प्रयोग करते हैं, औपचारिक का मतलब होता है नियम कानून के अनुसार। तो ये नियम कानून के अनुसार मुखिया होगा, राष्ट्रपति नियम कानून के अनुसार मुखिया होगा, लेकिन वास्तविक मुखिया नहीं होगा। तो राष्ट्रपति को एक औपचारिक प्रधान के रूप में घोषणा कर दी गई इन सारे जजमेंट के माध्यम से।
इसके बाद यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी के मामले में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मान लो मंत्रिपरिषद ने विश्वास खो दिया है, मंत्रिपरिषद भंग हो गई है या लोकसभा भंग हो गई है, तो सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है। हम लोग जानते हैं इन सारी बातों को, आगे चर्चा करते हैं विस्तार से, एक एक चीज पढ़ते हैं। तो लोकसभा भंग हो जाए तो सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाए, तो सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, कहते हैं सरकार गिर गई। तो बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जब मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, जब लोकसभा भंग हो जाती है और मंत्रिपरिषद, लोकसभा भंग होते ही मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। तो क्या अगर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के कार्य करेगा, और कार्य करेगा तो क्या सीमा होगी? तो यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात का स्पष्टीकरण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये निष्कर्ष निकालना गलत है। निष्कर्ष ये है कि आर्टिकल 74(1) जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो राष्ट्रपति के लिए सदैव महत्वपूर्ण है, सदैव महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये है, 74(1) क्या कहता है? आर्टिकल 74(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि मान लो लोकसभा भंग हो गई, मान लो सरकार के खिलाफ, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया, तो त्यागपत्र देने के बावजूद भी, कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देते रहेंगे तब तक जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता, नई सरकार नहीं चुन ली जाती। तब तक जिस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है, जिस सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है, ऐसी सरकार को बने रहना होगा, ऐसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पद पर बने रहना होगा। यद्यपि कार्यकाल समाप्त हो चुका है, यद्यपि त्यागपत्र दिया जा चुका है, रेजिग्नेशन दिया जा चुका है, लेकिन रेजिग्नेशन देने के बाद भी इन्हें पद पर बने रहना होगा, कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति बिना इनकी सलाह से कार्य नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 74(1) राष्ट्रपति के लिए सदैव महत्वपूर्ण बना रहेगा। अब देखो, ये तीन बड़ी मोटी मोटी बातें हैं, एक संविधान का प्रावधान, एक संविधान सभा की बहस, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ये तीन बातें सर्वोच्च हैं हमारी शासन व्यवस्था में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अधीन, या यूं कहें कि संविधान जो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, उस संविधान के अधीन, और संविधान के अधीन ही सरकार बनती और चलती है। और ये तीनों बातें क्या कहती हैं? ये तीनों बातें कहती हैं, इन तीनों बातों का अगर कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन यही है जो हम लोगों ने अभी समझा था कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वह नहीं करता, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। इन तीनों बातों का निष्कर्ष वही निकला जो हमने अभी पहले पेज पर निकला था। निष्कर्ष यही है कि दो प्रकार की कार्यपालिका हमारे देश में अपनाई गई है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। ये संसदीय प्रणाली का गुण होता है। हम लोग जब पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे आगे, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली आगे पढ़ेंगे, तो इसका अंतर विस्तार से समझते हैं हम लोग। तो संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। हमने भारत में संसदीय प्रकार की कार्यपालिका अपनाई है ब्रिटेन से लेकर के। तो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो कार्यपालिका के केंद्र हो गए। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका हो गया और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका हो गया, वास्तविक प्रधान हो गया। यानी राष्ट्रपति शासक नहीं है, ये राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, यह राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र का अध्यक्ष है। और प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष है, शासक है, सरकार का अध्यक्ष है या शासक है। शासन चलाने की जिम्मेदारी इसी की है। और राष्ट्रपति शासन नहीं चलाता, ये राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कार्य करता है।
अब देखो, इसका अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां प्रयोग करने के लिए नहीं दी गई हैं। संविधान वास्तविक रूप में शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्रधानमंत्री को सौंपता है, राष्ट्रपति को नहीं सौंपता। तो क्या हम इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, क्योंकि वह अपने विवेक से कोई कार्य नहीं कर सकता, वह प्रत्येक दशा में प्रधानमंत्री की राय मानने के लिए बाध्य है। तो क्या इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप है? तो हमारा आंसर है नहीं, कैपिटल नो, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा मोटा नहीं। नहीं, ये बात सच है कि हमने व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने के लिए, शक्तियों के बीच टकराव को रोकने के लिए हमने यह क्लैरिफाई कर दिया, यह स्पष्टीकरण कर दिया कि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होगा और प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होगा। हमने यह बंटवारा कर दिया, लेकिन इस बंटवारे का कंक्लूजन यह नहीं निकाला जा सकता कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप होगा। यह कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। क्यों? फिर यह कंक्लूजन क्यों नहीं निकाला जा सकता? देखो, रबर स्टैंप होने का मतलब होगा कि प्रत्येक दशा में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की बात माननी पड़ेगी, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति को प्रत्येक दशा में मंत्रिपरिषद की राय मानना ही पड़ेगा। वो मंत्रिपरिषद की राय के आधार पर ही कार्य करेगा, किसी भी दशा में वो मंत्रिपरिषद की राय की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रपति के पास ऐसे अवसर हैं जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। अब देखो कौन कौन से अवसर हैं जब राष्ट्रपति विवेक से कार्य कर लेता है, विवेक का प्रयोग करता है, डिस्क्रिशन यूज कर लेता है। विवेक के प्रयोग का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद से राय नहीं लेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करेगा, सलाह के बिना कार्य करेगा। ऐसे कौन कौन से अवसर हैं जब राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है? ऐसे अनेक अपॉर्चुनिटीज हैं। इतनी कठिनाई, इतनी कठोर व्यवस्था के बावजूद भी, हम लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा, इस एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी ऐसी लिबर्टीज हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कार्य कर सकता है, यानी कोई स्टेप उठा सकता है। देखो कौन कौन से स्टेप उठा सकता है। पहली बात, वो जब पुनर्विचार के लिए कोई विषय भेजता है, पुनर्विचार के लिए सलाह को वापस भेजता है, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भेजता है। ये बात तो आर्टिकल 74(1) में लिखी गई है। अभी हम लोगों ने पढ़ा 44th अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को यह छूट दी गई है कि वह पुनर्विचार के लिए कोई भी सलाह भेज सकता है। एक बात देखो। दूसरी बात, हम लोग आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध पढ़ेंगे, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों में एक आर्टिकल 78 भी आता है, आर्टिकल 78 आता है। और इस आर्टिकल में दो बातें राष्ट्रपति के लिए कही गई हैं जो राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रयोग कर सकता है। कौन कौन सी बातें हैं? देखो, पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री से सूचना मांगना भारत सरकार की कार्यवाही के संदर्भ में, भारत सरकार की कार्यवाही के संदर्भ में, या कोई भी विधायी प्रपोजल, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स जो तैयार हो रहे हैं, विधायी कार्यवाही करनी है, उसके बारे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। ये उसका विवेक है। ये आर्टिकल 78 क्लॉज बी में ये बात कही गई है। ये 74(1) का परंतुक है, प्रोवाइजो है, जो 44th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। तीसरी बात देखो, 78 में ही एक बात और कही गई है कि प्रधानमंत्री से किसी मंत्री के निर्णय को, किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखने के लिए कहना, विचार के लिए रखने के लिए कहना। अब इसका क्या अर्थ होता है समझ लेंगे, फिर लिखते हैं।
पहले तो समझते हैं फिर लिखते हैं, इन सारी बातों को समझाते हैं फिर लिखाते हैं। तो पहले देखो समझ रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ, ये बात आर्टिकल 78 क्लॉज सी में दी गई है। क्या कहता है ये कहता है कि अगर मान लो, इसको मैं समझा रहा हूं जो मैंने लिखा है, मान लो किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। सामान्यतः ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री निर्णय ले लेता है और राष्ट्रपति को सलाह दे देता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है। तो मान लो किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है और राष्ट्रपति को लगता है कि उस विषय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखवाया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेगा कि उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए आप रखवाओ। राष्ट्रपति की इस अपेक्षा पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाएगा और उस विषय को मंत्रिपरिषद के सामने विचार करने के लिए रखवाएगा। तो ये राष्ट्रपति का विवेक है, जहां राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर लेता है। इसके बाद देखो, ये ऐसे अवसर हैं जहां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य कर रहा है, और अगर सलाह के बिना, अभी और भी बहुत सारी बातें आपको गिनाता हूं एक एक करके। देखो, एक पॉकेट वीटो होता है, पॉकेट वीटो होता है। हम लोग बहुत आगे चल करके राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो के संदर्भ में, वीटो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम लोग। पॉकेट वीटो का मतलब बस ऐसे समझो कि राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पेश किए जाते हैं, विधेयक कानून बनाने का ड्राफ्ट होता है, प्रस्ताव होता है, इसी प्रस्ताव को संसद पारित करती है, राष्ट्रपति अनुमति देता है तो वो कानून बनते हैं। मान लो कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास संसद से पारित करके भेजा गया, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अनुमति देने से मना कर सकता है। जब राष्ट्रपति अनुमति देने से मना करता है तो उसको वीटो कहते हैं। वीटो लैटिन शब्द है, इसका मतलब है मैं मना करता हूँ, आई ऑब्जेक्ट। तो राष्ट्रपति अनुमति देने से मना कर देता है तो ये पॉकेट, तो ये वीटो कहलाता है। अब वीटो कई तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो होता है, क्वालिफाइड है, सस्पेंसिव है, पॉकेट है। ये वीटो के सारे प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो 3 तरीके के वीटो हमारे यहाँ हैं, एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है और पॉकेट है। एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो अभी जोर देने की आवश्यकता नहीं है, वो आगे विस्तार से चर्चा होगी। तो ऐसे वीटो पावर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, लेकिन पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है। अब मतलब क्या होता है समझो, जो हमारे काम की चीज़ है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति यह घोषणा ही नहीं करेगा कि वो अनुमति दे रहा है, राष्ट्रपति यह घोषणा ही नहीं करेगा कि वह अनुमति रोक रहा है, उसे अपनी टेबल पर पड़ा रहने देगा। टेबल पर पड़े 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 समय गुजरता जाएगा और वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति के अनुमति देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। इस तरीके से अगर राष्ट्रपति चाहता है कि किसी विषय पर कानून न बने तो वो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, अपनी मर्जी से करता है, उसकी मर्जी है, उसका विवेक है, तो राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेता है। जैसे देखो, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं। पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, डाकघर संशोधन विधेयक पेश किया गया था, और 1986 की बात है, संशोधन विधेयक था, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था 1986। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे। तो डाकघर संशोधन विधेयक एक ऐसे परिवेश में पेश किया गया था, तब मोबाइल का तो जमाना ही नहीं था, जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थे वो भी बहुत लिमिटेड थे, टेलीफोन लगाना बड़ा कठिन हुआ करता था उस जमाने में। 80 के दशक 90 के दशक में टेलीफोन कनेक्शन लेना पापड़ बेलने जैसा था। अगर आप टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आप समझिए कि जब तक आप सांसदों से, विधायकों से या बड़े ऊंचे अधिकारियों से जुगाड़ नहीं लगाएंगे तो आपके घर में टेलीफोन कनेक्शन नहीं लगेगा। हमने वो युग देखा है, आपने नहीं देखा है, आपने तो मोबाइल युग देखा है। हमने वो समय देखा है जब टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए ऑफिसेस के चक्कर घिसने पड़ते थे, चप्पलें घिसनी पड़ती थी, जुगाड़ लगाना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे हथियार खरीदने जा रहे हैं, राइफल खरीदने जा रहे हैं, टेलीफोन लेने नहीं जा रहे हैं। तो ये ऐसा युग था, उस समय बड़े लिमिटेड होते थे कम्युनिकेशन के साधन। तो सबके बीच कम्युनिकेशन का एक सबसे अच्छा स्रोत होता था, साधन होता था ये पत्र, लेटर्स भेजे जाते थे, और लेटर
सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का साधन होता था। पोस्ट ऑफिस में आपने लेटर लिखकर डाल दिया, एक पता लिख दिया, डाकिया पोस्टमैन गया और उसने लेटर उस पते पर पहुंचा दिया। अब वो 80 का दशक ऐसा था जिसमें हमारे देश में नक्सलवाद दोबारा चरम पर पहुंच रहा था। एक बार तो खत्म कर दिया गया था, दोबारा फिर नक्सलवाद पनपा था तेजी से 80 के दशक में, तो नक्सलवाद चरम पर था। दूसरी बात, पंजाब में आतंकवाद की घटनाएं चरम पर थीं। तो ऐसे परिवेश में जो आतंकी थे, नक्सली थे, ये सब भी आपस में बातचीत करने के लिए पत्र का प्रयोग करते थे, लेटर का प्रयोग करते थे, क्योंकि कुछ पता तो है नहीं अंदर क्या लिखा है। लेटर लिखा, भेज दिया, बातचीत हो गई, काम हो गया। तो इस परिवेश में ये लाया गया, प्रावधान ये था इसमें कि अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस के अधिकारी को किसी लेटर पर यह संदेह हो जाता है कि उस लेटर में कोई ऐसी बात लिखी गई है जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी उस लेटर को ओपन करके पढ़ सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि इसमें खतरे वाली बात है या संदेह वाली बात है तो पुलिस को दे सकते हैं, और अगर लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है तो चिपकाया और घर पे पहुंचा दिया। तो सुरक्षा के नजरिए से तो ये बात सरकार ने अपने नजरिए से सोची ठीक थी, लेकिन अब मानव गरिमा के नजरिए से सोचो या हमारी गोपनीयता के नजरिए से सोचो तो ये बात अच्छी नहीं थी, क्योंकि तब मोबाइल और टेलीफोन तो थे नहीं कि आप अपने मन की बात फोन के जरिए कह देंगे। आप अपने मन की बात पत्रों के माध्यम से करते थे। व्यक्ति अपनी गोपनीय बातें पत्रों के माध्यम से शेयर करता था। व्यक्ति अपने सुख दुख, घरेलू गोपनीय बातें पत्रों के माध्यम से शेयर करता था। तो अगर संदेह के आधार पर पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को इस प्रकार का अधिकार मिल जाता है तो यह तो मानव गरिमा और व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार के अगेंस्ट होता, राइट टू प्रिवेसी के अगेंस्ट होता, हमारी डिग्निटी के अगेंस्ट होता। तो हमारे राष्ट्रपति ने यह बात सोची। और एक दूसरी भी बात थी कि पता चला पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को लेटर पढ़ने में मजा आ रहा है, ऐसी बातें लिखी हैं, तो पूरा पोस्ट ऑफिस विभाग बिजी है लेटर पढ़ने में, क्योंकि सबको सब पर संदेह है। तो ये भी एक डिरेलमेंट हो सकता था पोस्ट ऑफिस की गतिविधियों में, उसके कार्यों में। तो जब राष्ट्रपति के पास ये विधेयक आया तो राष्ट्रपति ने इस नजरिए से सोचा, और उन्होंने सोचा कि मान लो अगर मैं संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता हूं, फिर से आएगा तब तो मेरे लिए निर्णय लेना बाध्यता हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूं, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेता हूं। पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेता हूं तो ये कानून बन ही नहीं पाएगा। और हमारे राष्ट्रपति ने उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कभी कानून नहीं बन सका। कितनी बड़ी पावर है, न देकर भी दे दी है। राष्ट्रपति को कहा कि सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में भी मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी दे दिया, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो शक्तियां न देकर भी दे दी हमने, और राष्ट्रपति ने उसका प्रयोग किया है और हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा की है, हमारे मानवीय गरिमा की रक्षा की है, ऐसे विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करके। चलो आगे और कुछ ऐसे पॉइंट की चर्चा करते हैं, कब कब वह बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के काम कर सकता है। दूसरी बात देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना कब करना? जब त्रिशंकु लोकसभा अस्तित्व में हो। जब त्रिशंकु लोकसभा हो। अब त्रिशंकु लोकसभा किसे कहते हैं, हंग लोकसभा किसे कहते हैं? देखो हमारे यहां परंपरा यह है सरकार बनाने की, ये परंपरा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 75 में इतना लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कैसे करता है, ये बात हमने संसदीय परंपरा से अपनाई है। संसदीय परंपरा क्या है कि राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा के चुनाव में बहुमत मिल गया है। तो जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन मान लो बहुमत ना मिले तो त्रिशंकु लोक, इसे कहते हैं त्रिशंकु लोकसभा। त्रिशंकु शब्द इंडियन मैथोलॉजी से लिया गया है। तो त्रिशंकु का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो अपनी मूल अवस्था को छोड़ चुकी हो और अंतिम अवस्था में ना पहुंची हो, उसको हम लोग त्रिशंकु कह देते हैं। त्रिशंकु राजा थे, विश्वामित्र को चैलेंज कर बैठे
कि सुना है बड़े प्रतापी हैं। विश्वामित्र ने कहा बिल्कुल है, कोई संदेह हो तो बताओ। त्रिशंकु ने कहा नहीं, संदेह तो नहीं है, लेकिन यूज़ करना चाहते हैं पावर का। विश्वामित्र ने कहा कि बताओ क्या यूज़ करना चाहते हो। बोले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र ने कहा बहुत आसान है, मार देता हूँ, भेज देता हूँ। बोले नहीं, मर के नहीं जाना है, जिंदा जाना है। तो विश्वामित्र ने कहा भाई ये तो स्वर्ग के नियम का उल्लंघन है। तो त्रिशंकु ने कहा तब कौन सी पावर। विश्वामित्र ने कहा अच्छा। विश्वामित्र क्रोधी स्वभाव के थे, गुस्सा आ गया, बोले अच्छा चैलेंज करता है, ले जा। भेज दिया उन्होंने। अब जब ऊपर जाने लगे, इंद्र ने देखा कि जिंदा मानव ऊपर आ रहा है। इंद्र घबराए, बोले सबसे पहले मेरी कुर्सी पर कब्जा करेगा। वो विष्णु भगवान के पास भागे और बोले भगवान बचाओ, जिंदा मानव ऊपर आ रहा है, मेरी कुर्सी हथिया लेगा। विष्णु जी ने देखा, उन्होंने कहा कि अच्छा। उन्होंने अपना प्रकोप लगाया, उन्होंने अपना प्रताप लगाया, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। परमपिता परमेश्वर जहां त्रिशंकु पहुंचे थे वहीं रुक गए। तो माना जाता है आज भी वहीं कहीं है। तो मूल अवस्था को छोड़ चुके हैं, अंतिम अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। ऐसी चीज के लिए त्रिशंकु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब त्रिशंकु लोकसभा हो, यानी लोकसभा का चुनाव, पुरानी लोकसभा भंग हो गई, पुरानी लोकसभा भंग हो गई, नई लोकसभा के लिए चुनाव हुआ, लेकिन गठन के लिए एक दल का बहुमत मिलना जरूरी था और एक दल को बहुमत मिला ही नहीं। तो इसे कहते हैं गठबंधन सरकारें बनती हैं, अल्पमत सरकारें बनती हैं। 2021 के आईएएस के एग्जाम में पीएसआईआर में यह क्वेश्चन पूछा गया कि गठबंधन सरकारों में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। यह पीएसआईआर में क्वेश्चन पूछा गया। तो अब सारे क्वेश्चन के आंसर भी हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या लिखना है इसकी भी चर्चा करेंगे। वो सारी बातें आगे होंगी, अभी हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। तो त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का विवेक हो जाता है। वह सबसे बड़े दल जिसे बहुमत नहीं मिला है लेकिन सबसे बड़ा दल है, उसके नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। चुनाव के बाद जो गठबंधन बना है सबसे बड़ा, उसके नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है, या चुनाव के पहले जो सबसे बड़ा गठबंधन बना है उस गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह उसका विवेक है। इसके बाद लोकसभा को भंग करना, लोकसभा भंग करना जब मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में विश्वास खो दिया हो, मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में विश्वास खो दिया हो और लोकसभा भंग करने की सिफारिश की हो, लोकसभा भंग करने की सिफारिश की हो, तो ऐसे परिवेश में मंत्री लोकसभा को भंग करना यह राष्ट्रपति का विवेक है। राष्ट्रपति ऐसा निर्णय मानने से मना कर सकता है, ऐसी सलाह मानने से मना कर सकता है। और क्या है हमारे यहाँ नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति थे, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार ने विश्वास खो दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दिया कि भाई लोकसभा भंग कर दी जाए, दोबारा इलेक्शन कराया जाए। राष्ट्रपति नहीं माने, उन्होंने नई सरकार के गठन का प्रयास किया, चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया आदि। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपतियों ने ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री की सलाह नहीं मानी है जब भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कोई भी नेतृत्व की अनिश्चितता हो जाए, अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी दशा में भी। इसके अलावा संसद को संदेश भेजना, अगर संसद को कोई संदेश भेजना है तो वो आर्टिकल 86 के अनुसार राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति थे तो सदन की कार्यवाही में बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे, तो उन्होंने सदन के सदस्यों को संदेश भेजा था कि सदन की कार्यवाही को सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग दें। तो कोई भी संदेश भेजा जा सकता है, यह राष्ट्रपति का विवेक है। तो देखो हमने अभी क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत और डिबेट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए सदैव बाध्य है। लेकिन अब हमने इसके बाद क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसे अवसर भी हैं जब राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग करता है और अपनी मर्जी से कार्य करता है, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कार्य करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति के पास बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कार्य करने की अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर राष्ट्रपति के पास बिना
मंत्रिपरिषद के सलाह के कार्य करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, भले ही लिमिटेड हों, वेरी लिमिटेड हों, बहुत सीमित हों, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो हम उसे रबर स्टैंप कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। पहली बात तो, पहला पॉइंट ये हो गया कि इन कारणों से हम उसे रबर स्टैंप नहीं कह सकते। अब एक क्वेश्चन में इतना तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम पूरा लिखने की एक अलग बात है। जब इसका आंसर लिखेंगे तो इसको समराइज करेंगे, जिस लिखेंगे। अभी तो डिस्कशन कर रहे हैं, विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति को रबर स्टैंप नहीं कह सकते, पहली बात। अब दूसरी बात देखो, भारत का राष्ट्रपति सरकार के अभिभावक या संरक्षक के रूप में काम करता है। अब ये क्या होता है? ये बहुत खूबसूरत व्यवस्था है हमारे संविधान की। अमेरिका में तो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका में एक ही व्यक्ति है राष्ट्रपति, वही राष्ट्र का मुखिया है, वही सरकार का मुखिया है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अमेरिका के लिए तो अवेलेबल ही नहीं है। ब्रिटेन में ब्रिटेन का ताज है, और ब्रिटेन में परंपरा है कि वह प्रत्येक दशाओं में, जो परिस्थितियां हमने लिखी हैं यहाँ पर, इन परिस्थितियों में भी ब्रिटेन का ताज मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की परंपरा ब्रिटेन से समृद्ध है, और हमने यहाँ पर इस रूप में राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट के समतुल्य बनाया तो है, लेकिन व्यवहार में हमने ब्रिटिश सम्राट की तुलना में मजबूत राष्ट्रपति बनाया है। ब्रिटेन के सम्राट की तुलना में भारत का राष्ट्रपति एक मजबूत संवैधानिक स्थिति में है। क्यों मजबूत संवैधानिक स्थिति में है? क्योंकि वह भारत की सरकार के, प्रधानमंत्री के, मंत्रिपरिषद के अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में, संरक्षक के रूप में, दादा दादी की तरीके से काम करता है, ग्रैंड पेरेंट्स की तरीके से काम करता है। जैसे आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, दादा दादी होते हैं, तो वो हर मामले में उचित और अनुचित की सलाह देते हैं। क्या करते हैं? ये उचित और अनुचित का परामर्श देते हैं, उचित और अनुचित की सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। कैसे? जब आप घर से फटी हुई जीन्स पहन के निकलते हो तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स मना करते हैं कि अरे बच्चे क्या कर रहे हो, अच्छे खासे पैसे हैं घर में, फटे जीन्स पहनकर क्यों जा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। अब वो आपको सलाह देते हैं जो उन्हें उचित और अनुचित लगता है। आपको लगता है कि अब कैसे दादाजी को समझाएं, ये तो फैशन है फटे हुए कपड़े पहना, तो आप फटे हुए कपड़े पहन के घर से बाहर निकल जाते हो। आप उनकी बात नहीं मानते हो, क्योंकि आपको लगता है कि दादाजी ओल्ड फैशन के हैं और आप नए फैशन के हो, वो फैशन नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन उन्हें जो उचित और अनुचित लगता है उसका ज्ञान आपको अवश्य कराते हैं। यही रोल भारत का राष्ट्रपति प्ले करता है। वो हमारे घर के दादा दादी जैसा है, ग्रैंड पेरेंट्स जैसा है, जो सरकारों को उचित और अनुचित का भेद कराता है, और इस तरीके से सरकार के अभिभावक या संरक्षक के रूप में कार्य करता है। पहली बात। दूसरी बात, अच्छा देखो, दादा दादी का दूसरा रोल क्या होता है? अगर आपका बाहर किसी से झगड़ा हो जाए या बाहर कोई विवाद हो जाए, किसी भी तरीके का संकट आप पर आ जाए, तो आपके घर के जो बड़े और बुजुर्ग हैं, जो दादा दादी हैं, वो जाकर खड़े हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें अपने आप उनकी अवस्था, अनुभव, इन सारी चीज़ों को देखते हुए नॉर्मलाइज हो जाती हैं। बातचीत करके चीज़ें सुलझा ली जाती हैं, समझौता हो जाता है, चीज़ें शांतिपूर्वक निपट जाती हैं। भारत का राष्ट्रपति भी इसी रूप में रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? अगर देश में किसी भी प्रकार के असुविधाजनक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो राष्ट्रपति ऐसे समय में सरकार का बचाव करते हैं। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स आपका बचाव करते हैं ना, दादा दादी आपका बचाव करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे राष्ट्रपति सरकार का बचाव करता है, सरकार को डिफेंड करता है। कैसे करता है सरकार को डिफेंड? एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर बताता हूं। जैसे जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, सरकार का बचाव करता है, सरकार का बचाव करता है। सबके लिए एक एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जब प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो प्रणब मुखर्जी जी ने उस समय हमारे देश में असहिष्णुता का मुद्दा बड़ी तेजी से उभरा। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की, अपने ही देश के लोग हैं,
हर समय में ऐसे लोग रहे हैं जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करते रहे हैं, तो आज भी हैं अपने देश में ऐसे लोग। तो भारत के ही कुछ ऐसे लोग थे, नागरिक हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी भी रहे हैं, कह देते हैं उन्हें लोग, लेकिन ये तो बुद्धिजीविका का प्रदर्शन नहीं था कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारत असहिष्णु देश हो गया है। समाचार पत्रों में लिखा जाने लगा, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, समाचार पत्रों ने भी हवा देनी शुरू कर दी। बुद्धिजीवी लोग हैं ना, ये लोग ऐसे ही बुद्धिजीवी हैं इस देश में ज़्यादातर। तो उन्होंने इस बात को हवा देनी शुरू कर दी। भारत की इस सहिष्णु संस्कृति, जो हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा रही है, उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये तो भारत की प्रतिष्ठा के विपरीत बात थी। और हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के सिविल समाज के संगठन, हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी संगठन इस काम में लग गए। आश्चर्य की बात थी। तो राष्ट्रपति को उतरना पड़ा। राष्ट्रपति ने, मुझे याद है अक्टूबर 2016 की बात थी, राष्ट्रपति ने भारत को संबोधित किया, भारत के नाम संबोधन किया और मीडिया संगठनों से, जो ये बुद्धिजीवी होते हैं इनसे और सभी से, सिविल समाज के संगठनों से ये आग्रह किया कि हमारी संस्कृति मजबूत संस्कृति है, सहिष्णुता की संस्कृति है। भारत विश्व में सबसे सहिष्णु देश माना जाता रहा है और आज भी है, इसलिए अनावश्यक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार न करें। भारत की अस्मिता, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए नागरिक होने के नाते प्रतिबद्धता प्रकट करें। ये कैसा नागरिकों जैसा गलत व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत अच्छी थी कि राष्ट्रपति की इस अपील का असर हुआ और जितने मीडिया वाले और बुद्धिजीवी और सिविल समाज के लोग शामिल थे, उन्होंने ये दुष्प्रचार करना बंद कर दिया। तो राष्ट्रपति सामने आए और राष्ट्रपति की भूमिका से ही ये बात हमारे देश में जो ये एक प्रोपेगेंडा गलत तरीके से चल रहा था, देश की अस्मिता के अगेंस्ट विचार प्रसारित किए जा रहे थे, इस पर रोक लगी। इसके अलावा देखो, राष्ट्रपति सरकार के मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। जैसे हमने अभी बताया ना कि एमपी जैन ने अपनी बुक लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये इनकी बुक है और बहुत अच्छी बुक है। और भी है, एक सिरवई की बुक है। तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, एमपी जैन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए, यानी सरकार के लिए, फ्रेंड, मित्र, गाइड, मार्गदर्शक और फिलासफर, दार्शनिक के रूप में कार्य कर सकता है। बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है ये। तो हम लोग लिखते हैं इस स्टेटमेंट को, जब लिखाएंगे आपको तो नोट्स में ये लिखाएंगे, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं। तो उन्होंने ये बात कही है। स्वाभाविक सी बात है कि हमारा राष्ट्रपति इस रूप में कार्य करता रहा है। कैसे? 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूं इस बारे में। एक डॉक्टर कलाम का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने सरकार को पूरा का सुझाव दिया था। पूरा क्या था? इसका फुल फॉर्म था प्रोवाइडिंग अर्बन amenities in rural areas। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आगे चलकर वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी इस कार्यक्रम की, कि भारत के ग्रामीण विकास के लिए अगर कोई अच्छा कार्यक्रम था तो ये था। तो डॉक्टर कलाम ने इसका सजेशन दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे तुरंत लागू कर दिया। हालांकि जैसे ही सरकार बदली, नए प्रधानमंत्री आए, उन्होंने ये कहकर कि ये पुरानी सरकार का कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया, तो ये लागू नहीं हो पाया आगे चलकर। लेकिन डॉक्टर कलाम ने जैसे सजेशन दिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे तुरंत अप्लाई कर दिया। तो देखो, ये सरकार का एक मार्गदर्शन। दूसरा मार्गदर्शन देखो, एकदम नया, इसी साल का, जब ये मुद्दा उठा कि क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, तो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी जब संविधान दिवस के अवसर पर वो संबोधन दे रही थी, तो उस संबोधन में उन्होंने जेलों की स्थिति पर और हमारी न्याय प्रणाली पर बड़ी चिंता प्रकट की और उन्होंने कहा कि ऐसे सारे मुद्दे जो जनता के हित से जुड़े हैं, ऐसे सारे मुद्दों पर सरकार के तीनों अंगों को मिलकर कार्य करना चाहिए। कहने का आशय यह है कि हमारे यहाँ
शक्तियों का पृथक्करण अपनाया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। कार्यपालिका अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट अलग है और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट अलग है। तो ये तीनों शक्तियां अलग अलग हैं और तीनों शक्तियां अलग अलग कार्य करती हैं, एक दूसरे में हस्तक्षेप किए बिना। यही संविधान का मैंडेट है। लेकिन हमारी राष्ट्रपति ने कहा, हमारी वर्तमान राष्ट्रपति ने कहा, कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जहां तक बात लोकहित की है, जहां तक बात जनता के हित की है, जनता के हित के लिए इन तीनों शक्तियों को, सरकार की तीनों शक्तियों को एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कार्य करना चाहिए, जिससे जनता का अधिक से अधिक भला हो सके। पर्पस है जनता का अधिक से अधिक भला होना। तो देखो, मैंने ये दो एग्जाम्पल दे दिए। डॉक्टर कलाम का मैंने एग्जाम्पल दिया और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का एग्जाम्पल दिया कि राष्ट्रपति कैसे सरकार के अभिभावक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, फ्रेंड के रूप में, फिलोसोफर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है। ये फिलोसोफर का रोल है जो मैंने अभी द्रौपदी मुर्मू जी का मैंने एग्जाम्पल दिया। तो अब आप निष्कर्ष निकालो। इतनी बातें मैंने बताई, इसके अतिरिक्त और भी, जैसे साझा सरकार है तो साझा सरकारों में राष्ट्रपति की भूमिका और सक्रिय हो जाती है और एक्टिव हो जाती है। कैसे हो जाती है इसका डिस्कशन अलग क्लास में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लेकिन साझा सरकारों के दौरान राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि सरकारों के कार्यकाल में स्थिरता नहीं रह जाती है। तो इसका डिस्कशन स्वयं अपने आप में लंबा होगा, इसलिए इस डिस्कशन को यहाँ पर नहीं करेंगे। बस इतना समझते हैं कि साझा सरकारों में राष्ट्रपति की भूमिका और संवेदनशील और मुखर एक्टिव हो जाती है। अब इन सारी बातों से आप ये निष्कर्ष निकालो, क्या हमारा राष्ट्रपति अगर इतना अच्छा रोल प्ले करता है, इतना एक्टिव रोल प्ले करता है, तो क्या हम उसे रबर की मुहर कह सकते हैं? क्या हम उसे रबर स्टैंप कह सकते हैं? संभवतः नहीं, शायद नहीं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान तो है, लेकिन रबर स्टैंप नहीं है। तो कंक्लूजन हम लोग यही निकाल सकते हैं अंत में कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान तो है, लेकिन इसे रबर स्टैंप समझना, रबर स्टैंप कहना भारी भूल होगी। वो संविधान को और राष्ट्रपति को सही तरीके से न समझने जैसा होगा। भूल होने का मतलब न समझने जैसा होगा। तो जो संविधान की व्याख्या की गई है उस व्याख्या को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें देखो, छोटी छोटी बहुत से और भी प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति की अभिभावक के रूप में भूमिका का और विस्तार होना चाहिए। हमने बताया कि राष्ट्रपति साझा सरकारों में भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2021 में PSIR में ऑप्शनल में पूछा गया है, GS में भी आता है। तो अब कैसे वो साझा सरकारों में अपनी भूमिका निभाता है, ये सब अलग अलग व्याख्याएं हैं और ये सब बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, डिटेल व्याख्याएं हैं। तो अब इसमें समय ना देते हुए, क्योंकि इन सब पर चर्चा करेंगे, अलग भी चर्चा करेंगे, इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, तो इन सब की चर्चा अलग होगी। इन सारी चर्चा को हम लोग कंक्लूड यहीं पर करते हैं इस डिस्कशन के लिए कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान अवश्य है, लेकिन उसे रबर स्टैंप कहना तर्कसंगत नहीं है। रबर स्टैंप समझना भूल होगी। आप इन बातों से स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि यह ब्रिटिश सम्राट के समतुल्य तो हमने पद बनाया है, लेकिन भारत की परिस्थितियां ब्रिटेन की परिस्थितियों से भिन्न हैं। भारत विविधता वाला बड़ा देश है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति ऐसे अवसरों पर मुखर रोल, एक्टिव रोल, मुखर भूमिका का निर्वाह कर सकता है, करता रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं, एग्जाम्पल और भी हैं वो हमने नहीं दिए हैं, वो क्लास के दौरान आपको बताएंगे, वो सारे एग्जाम्पल लिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो आज की चर्चा को फिर यहीं पर विराम देते हैं और इनमें से और भी जो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं अलग अलग छोटे छोटे, जैसे मैंने साझा सरकार वाली बात बताई, तो वो सब चर्चा हम लोग अलग करेंगे कि साझा सरकारों में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, एक गुड गवर्नेंस की स्थापना में, अच्छे शासन की स्थापना में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, हो सकती है, एक अभिभावक और संरक्षक के रूप में इसका और एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। तो ये सारी अलग अलग व्याख्याएं हैं अब, तो इन सारी अलग अलग व्याख्याओं को बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।